बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ESF स्कूल सिस्टम की तरफ से तमाम तलबा को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सबकी ऑनलाइन लर्निंग बहुत अच्छी जा रही होगी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। पहले हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के असर्टिव सेंटेंसेस किए हैं, जिसमें हमने रिपोर्टिंग स्पीच को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी चेक किया था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी चेक किया था। हमने ये पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वही सेज या शी सेज आ जाए तब हमने क्या करना है, और अगर ही सैड या शी सैड आ जाए तब हमने क्या करना है। आज हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ने हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें किसी काम को करने का कहा जाता है या किसी काम को ना करने का कहा जाता है, यानी अमर भी होता है और नहीं भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं एक डायरेक्ट सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं बार बार एक डायरेक्ट सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर इसलिए तवज्जो दिलाता हूँ ताकि हमें किसी भी तरह का कोई भी सेंटेंस जो है उसकी पहचान आ जाए। तो यहाँ पर ही साइड हमारे पास जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। स्टूडेंट्स प्ले हॉकी हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब मौजूद है सैड, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का नाम देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब है प्ले, इसको हम रिपोर्टेड वर्ब का नाम देते हैं। एक और सेंटेंस हम देखते हैं। यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ही सैड टू मी लिखा हुआ है, तो इसमें ही हमारे पास जो है ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहलाएगा और मी हमारे पास जो है इसको हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसके साथ आगे लिखा हुआ है आई एंजॉयड प्लेइंग क्रिकेट, ये एक रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो यहाँ पर आई हमारे पास जो है ये रिपोर्टेड सब्जेक्ट कहलाएगा और क्रिकेट हमारे पास रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, हमने दो सेंटेंसेस इवेल्युएट किए हैं। इसमें हमने ये देखा है कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट क्या है और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट क्या है। अब हम आते हैं जी कन्वर्जन स्टेप्स की तरफ। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करने के लिए हमारे पास चार किस्म के असूल पाए जाते हैं। पहला ये है कि अगर जुमले में कोई हुक्म पाया जाए तो हमने उसको कैसे कन्वर्ट करना है। अगर जुमले में कोई दरख्वास्त या इल्तिजा पाई जाए तब हमने उसको कैसे कन्वर्ट करना है। अगर जुमले में नसीहत पाई जाए तब हमने उसको कैसे कन्वर्ट करना है। और अगर जुमले में किसी काम से मना किया जाए तब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे तब्दील करना है। तो बारी बारी इन चारों असूलों को, चारों शराइत को हम पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 1 जो हमारे पास है वो हम पढ़ने लगे हैं। तो रूल नंबर 1 पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि इसका फार्मूला हमारे पास क्या है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट के लिए एस होता है, सेकंड के लिए ओ होता है और थर्ड के लिए एन होता है। एस से मुराद हमारे पास सब्जेक्ट है, ओ से मुराद हमारे पास ऑब्जेक्ट है और एन से मुराद हमारे पास है नो चेंज के अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो हमने कोई तब्दीली नहीं करनी, यानी फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करना है, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करना है और थर्ड पर्सन को तब्दीली नहीं करना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो हम देखते हैं जी रूल नंबर 1 क्या है। अगर जुमले में हुक्म पाया जाए तो हमने क्या करना है, हमने सैड टू को ऑर्डर्ड में तब्दील करना है। किस में तब्दील करना है, ऑर्डर्ड में। सैड टू को ऑर्डर में तब्दील करेंगे और इन्वर्टेड कोमास को हम ख़त्म करके सिर्फ टू का इजाफा करेंगे। पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करके दैट का इजाफा करते थे। यहाँ इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमने उन्हीं इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करने के बाद हमने सिर्फ टू लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं जी। रिच मैन सैड टू हिज सर्वेंट गेट आउट, यानी एक अमीर आदमी ने अपने नौकर से कहा दफ़ा हो जाओ, चले जाओ। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सैड टू को तब्दील करेंगे। द रिच मैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, द रिच मैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करेंगे और हम टू का इजाफा करेंगे और गेट आउट वैसे का वैसे ही होगा। देखिए, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यहाँ पे गेट आउट लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मैक्सिमम तौर पर 99% आपको जो है प्रोनाउन नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड होता है, उसको आपने यू कंसीडर करना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर सर्वेंट लिखा हुआ है तो ये सर्वेंट से मुखातिब है, इसलिए यहाँ पर दोबारा से सब्जेक्ट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी। द रिच मैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गेट आउट। एक और मिसाल हम देखते हैं। द कैप्टन सैड टू हिज सोल्जर्स डिस्ट्रॉय द ब्रिज। तो हम सैड टू को ऑर्डर में तब्दील करेंगे। द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, अब इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करके हम टू लगाएंगे। द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू डिस्ट्रॉय
द ब्रिज। तो ये हमारे पास रूल नंबर 1 था, यानी अगर तो जुमले में हुक्म पाया जाता है तो हमने सैड टू को ऑर्डर्ड में तब्दील करना है, इन्वर्टेड कोमास को टू में तब्दील कर देना है, बाकी वैसा का वैसा ही रहना है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आना। ठीक है, आगे हम चलते हैं जी रूल नंबर 2 की तरफ। तो रूल नंबर 2 जो है वो हमारे पास ये है कि अगर जुमले में कोई दरख्वास्त या इल्तिजा पाई जाए तो हमने क्या करना है। तो अगर जुमले में दरख्वास्त या इल्तिजा पाई जाए तो सैड टू को हमने किस में तब्दील करना है, रिक्वेस्टेड या बेग्ड में। ठीक है, सैड टू को या तो हमने रिक्वेस्टेड में तब्दील करना है या बेग्ड में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, वही काम है, इन्वर्टेड कोमास जो है उसको हमने ख़त्म करना है और टू तब्दील कर देना है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने दैट का इजाफा नहीं करना। तो एग्जांपल हमारे पास है, द बॉय सेड टू हिज टीचर, लड़के ने अपने उस्ताद से कहा, सर ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज़, मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो अब यहाँ पर हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि बच्चा जो है वो अपने टीचर को रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, दरख्वास्त कर रहा है। तो हम क्या इसको लिखेंगे, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू ग्रांट। अब मी जो है, यहाँ पर जो है मी प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, तो मी को हमने यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मी फर्स्ट पर्सन है, तो इसको हमने सब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील करना है। तो मी जो है ये द बॉय के लिहाज से तब्दील होगा, तो यहाँ पर बॉय की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होगी। ठीक है, तो मी को हम हिम में कन्वर्ट करेंगे, लीव्स फॉर 3 डेज़। तो इसका पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज टीचर्स टू ग्रांट हिम लीव्स फॉर 3 डेज़। एक और सेंटेंस हम देखते हैं, द बेगर सैड टू मी प्लीज़ गिव मी 10 रुपीज़। अब द बेगर भिखारी है, तो वाज़ेह बात है ये भीख मांगेगा, तो इसके लिए हम रिक्वेस्टेड नहीं कहेंगे, बेग्ड कहेंगे। तो क्या चेंजिंग हम करेंगे, द बेगर बेग्ड मी। अब इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करके हम टू लगाएंगे। ठीक है, और टू के बाद हम गिव, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू गिव। अब मी फिर वही बात है, तो मी को हम हिम में कन्वर्ट करेंगे, टू गिव हिम 10 रुपीज़। द बेगर बेग्ड मी टू गिव हिम 10 रुपीज़। ठीक है जी, उसके बाद हम देखते हैं जी रूल नंबर 3 हमारे पास क्या है। तो तीसरा असूल जो है वो हमारे पास ये है कि अगर जुमले में नसीहत पाई जाए तब हमने उसमें किस किस्म की तब्दीली करनी है। तो अगर तो जुमले में नसीहत पाई जाए तो हमने सैड टू को एडवाइज्ड में तब्दील करना है। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास को दैट की बजाय सिर्फ टू में तब्दील करना है। ठीक है, सिर्फ ये 2 तब्दीलियाँ हमने करनी है। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं जी, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ पर एडवाइस है, टीचर जो है वो तलबा को नसीहत कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो सैड टू को हम किस में तब्दील करेंगे, एडवाइज्ड में। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करके टू में तब्दील करेंगे, स्पीक द ट्रूथ वैसे ही आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं फादर सैड टू मी, मेरे वालिद ने मुझे कहा, रिस्पेक्ट द एल्डर्स। अब यहाँ पर फादर जो है वो अपने बच्चे को, यानी वो मुझे नसीहत कर रहा है कि बड़ों का एहतराम करो, तो ये भी नसीहत है। तो यहाँ पर भी सैड टू को किस में तब्दील करेंगे, एडवाइज्ड में करेंगे। द फादर एडवाइज्ड मी टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, द फादर एडवाइज्ड मी टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। आगे है जी रूल नंबर 4 है हमारे पास, चौथा असूल है, वो है कि अगर आपको किसी काम से मना किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं इंपेरेटिव के अंदर। अगर जुमले में किसी काम से मना किया जाए तो सैड टू को आपने फॉरबेड में तब्दील करना है, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मौजूद डू नॉट को आपने इस्तेमाल ही नहीं करना, डू नॉट को ख़त्म कर देना है, और इन्वर्टेड कोमास को हमने टू में तब्दील कर देना है। ठीक है जी, ये तब्दीली हम करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। उस्ताद ने तलबा से कहा कि फूल मत तोड़ें, तो यहाँ पर सैड टू जो है ये फॉरबेड में तब्दील हो जाएगा, द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू प्लक द फ्लावर्स। अब यहाँ पर इसका तर्जमा ये बनेगा कि उस्ताद ने बच्चों को फूल तोड़ने से मना किया। अब यहाँ पर फॉरबेड आ गया, इसलिए हमें यहाँ पर आगे टू के बाद नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक और मिसाल देखते हैं, माई फादर सैड टू मी, मेरे वालिद ने मुझे कहा, डू नॉट मेक अ नॉइज़, शोर मत करो। तो यहाँ पर भी सैड टू जो है ये फॉरबेड में तब्दील होगा, माई फादर फॉरबेड मी टू मेक अ नॉइज़। तो ये हमारे पास 4 असूल थे जिनको हमने बारी बारी समझा है। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए, इंग्लिश के लेक्चर्स लेने के लिए, ग्रामर में किसी भी किस्म का कोई मसला है तो उसको समझने के लिए आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।